Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to AU Commerce Scholar. This is Research Methodology Mock Test Part 14 and we are going to cover next 25 questions on research methodology from question number 326 to question number 350. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is question number 326. Question है हमारा, before submitting your dissertation you should ensure that जो हमारी डिसर्टेशन है, जो हमारी एक हिसाब से थीसिस है ना, उसे जमा करने से पहले, उसे सबमिट करने से पहले हमें क्या चीज इंश्योर करना बहुत ही अनिवार्य है, क्या चीज हमें बहुत ध्यान से देखनी है उसमें, उसे प्री सबमिशन के लिए जमा करने से पहले. पहला ऑप्शन है हमारा, योर राइटिंग इज फ्री ऑफ सेक्सिएस्ट, रेसिस्ट एंड डिसएबलिस्ट लैंग्वेज. दूसरा ऑप्शन, अदर पीपल हैव रीड योर फाइनल ड्राफ्ट, मतलब जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है जिसे आप जमा करने वाले हैं उसे दूसरे लोगों ने पढ़ रखा है, समझ रखा है, आपको बता रखा है इसमें क्या कमी है, उसे आपने ठीक कर रखा है ऑलरेडी. ठीक है. तीसरा ऑप्शन है, यू हैव प्रूफ रीड इट थॉरली, आपने भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा एक एक चीज अच्छी तरीके से प्रूफ रीड किया है, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज सब कुछ आपने देख लिया, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर, ईच एंड एवरी एग्जिबिट, सब चीजें सही जगह है कि नहीं. लास्ट में ऑप्शन में कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि बिफोर सबमिटिंग योर डिसर्टेशन यू शुड एंश्योर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज मेंशन इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. आपको बड़े ध्यान से चीजें देखनी है और ये चीजें इंश्योर करनी की ये चीजें नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रूफ रीड भी हो और आपके जो सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन्होंने भी एक बार उसे स्टडी किया हो. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327. क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रेयरली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिकॉज. सवाल बहुत साधारण है. सवाल पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत रेयरली इस्तेमाल होती है, कारण बताइए. ठीक है, यू हैव टू गिव द रीजन. पहला ऑप्शन, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स. ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रिसर्चर्स होते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स उनको आती है तभी वो रिसर्चर है. मतलब रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के बिना, स्टैटिस्टिकल टूल्स के बिना रिसर्च कुछ भी नहीं है. तो स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिसर्च, और अगर किसी भी रिसर्चर को स्टैटिस्टिक्स नहीं आती तो रिसर्च नहीं कर सकता वो. ठीक है. तो पहला ऑप्शन एक हिसाब से गलत हो गया, आप समझ गए कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स. दूसरा कह रहे हैं कि इट इज वेरी ओल्ड फैशन. अच्छा. तीसरा ऑप्शन है, इट इज ऑफन नॉट फीजिबल. और चौथा ऑप्शन है, रिसर्च क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सैम्पलिंग. ठीक है. देखिए, सैम्पलिंग और रिसर्च क्वेश्चंस दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है. ऑप्शन बी में कह रहे इट इज वेरी ओल्ड फैशन. कौन सी चीज ओल्ड फैशन है पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च में? देयर इज नथिंग ओल्ड फैशन. पुरानी थियरीज होती हैं, ट्रेडिशनल थियरीज होती हैं, मॉडर्न थियरीज होती है. ओल्ड फैशन तो हम तो कुछ बोलते हैं. इस हिसाब से सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, it is often not feasible. Probability sampling is rarely used in qualitative research because it is often not feasible. ठीक है, वो feasible नहीं है इसलिए इस्तेमाल नहीं होती. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328. क्वेश्चन है हमारा, the two levels of sampling used by Savage et al. 2005 for the Manchester study were. सवाल पूछा जा रहा है कि 2005 में मैनचेस्टर की जो स्टडी हुई थी उसमें जो दो लेवल सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया गया था सेवेज एट ऑल ने. सेवेज जो एक रिसर्चर है और एट ऑल का मतलब उनके साथ और भी निम्नलिखित रिसर्चर है, ढेर सारे रिसर्चर हैं जिनका नाम नहीं है, मतलब इतने सारे हैं कि उनका नाम नहीं लिख सकते. तो हम क्या करते हैं कि नाम के बाद हम एट ऑल डॉट लगा देते हैं. ठीक है. तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैनचेस्टर की जो स्टडी हुई थी 2005 में, उसमें सेवेज एट ऑल ने जो टू लेवल सैम्पलिंग यूज किया था वो कौन कौन सा था. पहला ऑप्शन, रैंडम एंड पर्पसिव. दूसरा है कन्वीनियंस एंड स्नोबॉल. तीसरा है स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल. चौथा है कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स. द two levels of sampling used by Savage et al. 2005 for the Manchester study were context and participants. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329. क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग? इनमें से कौन सा पर्पसिव सैम्पलिंग का एक टाइप नहीं है? पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन डेविएंट केस सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, चौथा ऑप्शन स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग आप समझते हैं ना? अगर आप रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। हर एक छोटी छोटी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, मतलब पूरी की पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरे चैनल में भर जाएगा। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस भर चुका हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी अपलोडेड हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा अगला टारगेट ये है कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की छोटी छोटी बारीकी को अपलोड करूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिशियल वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम सैंपल साइज फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग इज। क्वालिटेटिव इंटरव्यू करने के लिए जो मिनिमम सैंपल साइज है वो क्या है? पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन 60 और चौथा ऑप्शन इट्स हार्ड टू से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप बताइए क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब हम क्वालिटेटिव इंटरव्यू करते हैं ना, तो जो मिनिमम सैंपल साइज है इट इज हार्ड टू से। हम बता नहीं सकते कि क्वालिटेटिव इंटरव्यू में जो मिनिमम सैंपल साइज है वो हम किस बेसिस पे बताएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज इट इज वेरी हार्ड टू से व्हाट इज द मिनिमम सैंपल साइज फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यू। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज एन एथनोग्राफिक स्टडी अनलाइकली टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल? सवाल पूछा जा रहा है कि जब भी हम एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉर्मली नहीं लेते हैं, तो क्यों नहीं लेते हैं, सवाल ये पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिकॉज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, मतलब समझना ज्यादा अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है जनरलाइजेशन करने के बजाय। हमें जो मेन मोटिव होता है ना एथनोग्राफिक स्टडी का, उसका मीनिंग समझना है, इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ जनरलाइजेशन। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल हु इज विलिंग टू टॉक टू देम। सही बात है, ये भी बात हो सकती है कि रिसर्चर जो एथनोग्राफिक स्टडी होती है तो वो ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है कि कौन उनसे बात करने वाला है। ठीक है, जिस कम्युनिटी, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस सोसाइटी के स्टडी होती है ना एथनोग्राफिक में, उसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सैम्पलिंग फ्रेम। ये भी सही है एक हिसाब से कि इथनोग्राफिक स्टडी में बहुत डिफिकल्ट है कि हम सैंपल को फ्रेम कर सकें, आइडेंटिफाई करके फ्रेम कर सकें। और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्योंकि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, तो चौथा भी सही, कहा समझो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव एकदम सही आंसर है, क्योंकि इथनोग्राफिक स्टडी में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, क्वेश्चन है हमारा अपार्ट फ्रॉम पीपल व्हाट एल्स कैन पर्पसिव सैम्पलिंग बी यूज्ड फॉर? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग है वो मानव प्रजाति को छोड़ करके और किस जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब होमोसेपियंस इंसान, पीपल लोगों को छोड़ करके कहां पे हम पर्पसिव सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स, हिंदी में कहते हैं दस्तावेज शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑप्शन बी इज टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, ऑप्शन सी इज कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन 333, क्वेश्चन है हमारा व्हाट कैन बी जनरलाइज्ड फ्रॉम अ पर्पसिव सैम्पलिंग? पर्पसिव सैम्पलिंग में हम क्या जनरलाइज करते हैं नॉर्मली? ठीक है, पहला ऑप्शन that the findings are true for broadly similar cases, दूसरा ऑप्शन that the findings are true for the entire population, तीसरा ऑप्शन
that the opposite is true for people who are the opposite of those in the sample. अच्छा, और आखिरी कह रहे हैं that purposive sampling is better than probability sampling. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट द फाइंडिंग आर ट्रू फॉर ब्रॉडली सिमिलर केसेस. जो पर्पसिव सैम्पलिंग की जाती है ना, पर्पसिव सैम्पलिंग, और उसका जो जनरलाइजेशन किया जाता है ना, तो वो ये दर्शाता है, बताता है कि जो फाइंडिंग है वो ट्रू है ब्रॉडली सिमिलर केसेस में. ठीक है, ज्यादातर सिमिलर केसेस में जो फाइंडिंग है वो जनरलाइज्ड है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सर्वे रिसर्च. इनमें से कौन सा एक प्रॉब्लम है सर्वे रिसर्च से एसोसिएटेड. ठीक है, जब हम सर्वे रिसर्च करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या परेशानी आती है. अगर रिसर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. आई जस्ट होप. पहला ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. अच्छा, दूसरा ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग नेटिव. अच्छा, तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन. चौथा ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ रोबस्टनेस. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या होगा. इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन. सर्वे रिसर्च में ओमिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. मतलब मान लीजिए आपने क्वेश्चनर भेजा ढेर सारे लोगों को, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इतने महान होते हैं, कुछ कुछ चीजें छोड़ देते हैं. मतलब इतना गुस्सा बढ़ता है ना इस सिचुएशन में कि भैया पढ़े लिखे हो, कुछ यस नो कुछ फलाना दिमाग का भर दो यार, कुछ तो करो, लेकिन छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो सर्वे रिसर्च होता है, कि जो हमने क्वेश्चनर दिया उसमें डेटा हमें पूरा नहीं मिलता, तो इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन. लिखना भूल गए, ठीक है, एंट्री करना भूल गए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम. ऑप्शन सी एकदम सही. जो मैंने भी जब रिसर्च की थी ना, तो कुछ महान लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे. बड़ी समस्या आती है, फिर क्वेश्चनर भेजना पड़ता है, ठीक है, दूसरे लोगों को, क्योंकि इनको बेच के कोई फायदा नहीं है. तो ऑप्शन सी सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, द की एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ओवर द सर्वे रिसर्च इज दैट. सवाल पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो सर्वे रिसर्च में होता है उसका की एडवांटेज क्या है. ठीक है, पहला ऑप्शन, इट डज नॉट रिलाई ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू टेक नोट्स. दूसरा, द रिसर्चर इज इमर्स्ड एज अ पार्टिसिपेंट इन द फील्ड दैट दे आर स्टडीइंग. तीसरा, it does not impose any expectations or behavior on the respondents. और चौथा, it allows you to observe people's behavior directly. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है the key advantage of structured observation over survey research is that it allows you to observe people's behavior directly. ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336. क्वेश्चन है हमारा, it may not be possible to use a probability sample to observe behavior in public place because. हम पब्लिक प्लेस में पब्लिक का बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी सैंपल का प्रयोग नहीं करते. ये मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल टू ऑब्जर्व बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज. रीजन बताना है हमको. पहला ऑप्शन है कि द फाइंडिंग ऑफ सच स्टडीज आर नॉट इंटेंडेड टू हैव एक्सटर्नल वैलिडिटी. ठीक है, दूसरा, इट इज नॉट फीजिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ इंटरैक्शंस. जनरल पब्लिक के बीच में आप किससे इंटरैक्ट करेंगे, उसका सैंपल आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे फ्रेम कर सकते हैं, वो फीजिबल नहीं है. ठीक है, ऑप्शन बी. ऑप्शन सी कह रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू सच सोशल सेटिंग्स. और आखिरी ऑप्शन है, रिसर्चर्स प्रेफर नॉट टू यूज अ रैंडम सैंपल्स व्हेन एवर पॉसिबल. तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज नॉट फीजिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ इंटरैक्शंस. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, sorry, it may not be possible to use a probability sample to observe behavior in public places because it is not feasible to construct a sampling frame of interaction. Option B. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337. क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a type of sampling used in structured observation. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में इनमें से कौन सा सैंपलिंग का टाइप नहीं है. ठीक है, पहला ऑप्शन फोकल सैंपलिंग, दूसरा ऑप्शन स्कैन सैंपलिंग, तीसरा ऑप्शन इमोशनल सैंपलिंग, चौथा ऑप्शन बिहेवियर सैंपलिंग.
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इमोशनल सैम्पलिंग। इमोशनल सैम्पलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, और क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफन leveled at structured observation is that, पहला ऑप्शन, it does not allow us to impose any framework on social setting. दूसरा ऑप्शन, it only generates a small amount of data. तीसरा, it is unethical to observe people without any observation schedule. और चौथा, it does not allow us to understand the intentions behind behavior. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफन लेवल्ड at structured observation is that it does not allows us to understand the intentions behind the behavior. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक रिसर्चर के लिए तो बहुत ही अनिवार्य क्वेश्चन है, उसको मालूम होना चाहिए कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है। ठीक है, अगर आप रिसर्चर हैं, उम्मीद है आपको इसका आंसर मालूम होगा, या अगर आप रिसर्च कर चुके हैं, पीएचडी है आपके पास, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थियोरी। दूसरा ऑप्शन, द चॉइस बिटवीन यूजिंग अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तीसरा ऑप्शन है, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, एग्जांपल अ ग्राफ। और चौथा है, फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन देखिए, जब भी हम थीसिस लिखते हैं ना, तो पहला चैप्टर कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन। और कई बार इंट्रोडक्शन के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर का दूसरा चैप्टर बना दिया जाता है। तीसरा चैप्टर अमूमन जो बनाया जाता है, जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट की है उसकी प्रोफाइल बनाई जाती है। और चौथा जो चैप्टर होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसके अंदर रिसर्च डिजाइन होता है। और रिसर्च डिजाइन के अंदर हम बताते हैं, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। रिसर्च डिजाइन में हम सारी चीजें बताते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा, उसके बाद डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, क्वेश्चनर कैसा होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे, सारी की सारी चीजें, सब कुछ बता दिया जाता है, अपने पॉपुलेशन से लेकर के पीरियड ऑफ स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन रिसर्च डिजाइन। तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जहां पे हर स्टेज को बताया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्टडी इज रिलायबल, दिस मीन्स दैट। अगर एक स्टडी रिलायबल है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन, इट वॉज कंडक्टेड बाय अ रिप्यूटेबल रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, कोई हाई फाई बहुत पहुंचेले टाइप्स रिसर्चर हैं जिन्होंने ढेर सारा अपना जिंदगी रिसर्च में लगा दिया, ढेर सारी फाइंडिंग्स की हैं। तो अगर इस टाइप के महान लोग अगर कोई रिसर्च करते हैं, तो क्या हम उसे रिलायबल कंसीडर करेंगे? दूसरा ऑप्शन है, रिलायबल स्टडी जो होती है, इसका मतलब ये होता है, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट्स आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेशंस। तीसरा है, द फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सोशल सेटिंग्स। और चौथा है, द मेथड्स आर स्टेटेड क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, if a study is reliable, this means that the measures devised for concepts are stable on different occasions. Option B सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, क्वेश्चन है हमारा, in an experimental design the dependent variable is। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? ठीक है, आपको मालूम है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। तो इन्होंने बोला एक्सपेरिमेंटल, मतलब पूछ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? पहला ऑप्शन, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। दूसरा ऑप्शन, द वन दैट इज मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एनी इफेक्ट ऑन द अदर। तीसरा, मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच पर्सनल वैल्यूज अफेक्ट रिसर्च। और चौथा, एन एम्बिगियस कॉन्सेप्ट हुज मीनिंग डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डिफाइंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन, ऑप्शन है, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। जिसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते और कोई भी चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है।
और उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैनिपुलेट नहीं होता और जिसमें चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। ठीक है, पहला ऑप्शन, अ स्टडी ऑफ अ वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एग्जांपल द मिडिल क्लास। दूसरा ऑप्शन, वन दैट इज डिवाइस्ड व्हेन द रिसर्चर इज इन अ बैड मूड। तीसरा, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन टाइम। और चौथा, अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन वन केसेस एट वन मोमेंट इन टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343 क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी डिजाइन, कंपैरेटिव डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज होती है ना वो कंपैरेटिव डिजाइन होती है, कंपैरेटिव स्टडी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव डिजाइन, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रैंड थ्योरी। सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रैंड थ्योरी क्या है। पहला ऑप्शन, one that was proposed by one of the major theorists in the sociological tradition. दूसरा, one that is highly abstract and makes broad generalizations about the social world. तीसरा, an intermediate level explanation of observed irregularities. और चौथा, a particularly satisfactory theory that makes the researcher feel happy. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड थ्योरी का मतलब है वन दैट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशंस अबाउट द सोशल वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345 क्वेश्चन है हमारा, एन इंडक्टिव थ्योरी इज वन दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। दूसरा, डज नॉट अलाउ फॉर फाइंडिंग्स टू फीड बैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज। तीसरा, uses quantitative methods whenever possible. और आखिरी ऑप्शन है allows theory to emerge out of the data. इस क्वेश्चन का सही आंसर है inductive theory is one that allows theory to emerge out of the data. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346 क्वेश्चन है हमारा, the qualitative research strategy places a value on using numbers, measurements and statistical techniques, generating theories through inductive research about social meanings. तीसरा है conducting research that is of a very high quality. और चौथा है all of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the qualitative research strategy places a value on generating theories through inductive research about social meaning. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347 क्वेश्चन है हमारा, एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यू टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज। जब भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यू है जिसे हमें कंसिडर करना होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन, विच थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। दूसरा ऑप्शन, वेदर और नॉट यू हैव टाइम टू रिटाइल द बाथरूम फर्स्ट। है क्या 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 यार ऑप्शन दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, हाउ मच टाइम एंड मनी यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च। और चौथा ऑप्शन है, विच कलर ऑफ रिंग बाइंडर ऑफ टू प्रेजेंट योर वर्क। मतलब समझ रहे हैं ना कि जो हम वो स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना उसकी रिंग किस कलर की है। क्या बात है, क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज हाउ मच टाइम एंड मनी यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च। आपके पास रिसर्च को कंडक्ट करने का कितना समय है और कितना पैसा है, ये मैटर करता है, ये प्रैक्टिकल इशू है रिसर्च डिजाइन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348 क्वेश्चन है हमारा, यू कैन मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज बेस्ट बाय। हम अपने समय और रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन, वर्किंग आउट अ टाइम टेबल, सबसे पहले टाइम टेबल बनाने का। दूसरा कह रहे हैं फाइंडिंग आउट व्हाट रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल टू यू।
पता ये करने का कौन कौन सा साधन हमारे पास, संसाधन हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, समझते हैं ना आप। अगला कह रहे हैं कि कैलकुलेटिंग अ बजट फॉर लाइकली एक्सपेंडिचर, कि आपको जो भी खर्चा होने वाला है ना उसका एक बजट को कैलकुलेट, बजट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, समझते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने का। और आखिरी कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें सब कुछ करने की जरूरत है, हमें अपना टाइम टेबल भी बनाना है स्टडी करने से पहले, ठीक है। दूसरा, हमें अपने रिसोर्सेज को भी पता करना है, क्या क्या रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास, क्या ऑनलाइन जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, जो भी है। फिर हमें अपना बजट भी देखने का, तो ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 349 और क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू टेल इफ योर रिसर्च क्वेश्चंस आर रियली गुड। आप ये कैसे बता सकते हैं कि जो आपका रिसर्च का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सॉलिड है, तगड़ा है एकदम, ठीक है। पहला ऑप्शन, इफ दे गाइड योर लिटरेचर सर्च। दूसरा ऑप्शन, if they are linked together to help you construct a coherent argument. तीसरा ऑप्शन, if they force you to narrow the scope of your research। और चौथा है all of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above। इन सारे रीजन से या कारण से या इन सारे तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चनर के जो क्वेश्चन है ना, रिसर्च के जो क्वेश्चन हैं जो हमने क्वेश्चनर में पुटअप किए हैं वो एकदम जबरदस्त है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 350। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल समझते हैं ना, सिनॉप्सिस राइटिंग, वीडियो बना चुके हैं, बहुत फेमस हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, जबरदस्त वीडियो है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जो सिनॉप्सिस होती है ना रिसर्च प्रपोजल, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहला ऑप्शन, योर एकेडमिक स्टेटस एंड एक्सपीरियंस है, अच्छा। अगला ऑप्शन है, द डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर विथ योर प्रीवियस रीडिंग ऑन द टॉपिक। तीसरा, योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग देम। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग देम। हम रिसर्च प्रपोजल जो भी बनाते हैं ना उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, और जब भी हम रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाते हैं तो यही सवाल पूछा जाता है कि आपने जो रिसर्च मेथड्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन चूज किया है, ये काहे को चूज किया है, यू हैव टू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। रिसर्च में यही होता है यार दोस्त, कि जो भी हम रिसर्च करते हैं ना उसका हमें जस्टिफिकेशन देना है कि भैया ये कंपनी चूज की है तो क्यों की है, ये सैंपल साइज चूज किया है तो क्यों किया है, हमारा पॉपुलेशन ये है तो क्यों है। आपको हर एक चीज जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी स्टडी का। यही रिसर्च है, आपने जस्टिफाई कर दिया मतलब आप ही ने किया अच्छी तरीके से स्टडी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।